चलिए गाइस, वेलकम टू अ लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के ना हम लोगों ने जो किया था, मेरे ख्याल से आप लोगों को याद ही होगा। जस्ट टू हैव अ रिकैप, हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद कि फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या है, कॉस्ट अकाउंट्स क्या है, और हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कॉस्ट किया था। टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ना डायरेक्ट कॉस्ट कर लिया था, फिर ओवरहेड्स कर लिया था। डायरेक्ट कॉस्ट के ना कितने बाइफिकेशन होते हैं? 3। कौन से 3 बेटा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दीज 3 हैव टू सैटिस्फाई 2 कंडीशंस। ये 2 कंडीशंस क्या होता है? दीज आर, फर्स्ट, दे शुड बी फुल्ली प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। फुल्ली प्रोपोर्शन मतलब वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हर यूनिट के लिए ये वाले खर्चे होने चाहिए। ठीक है, 1 यूनिट बनाओगे तो इतना खर्चा, 10 गुना बनाओगे तो 10 गुना खर्चा। ओके, दिस इज वन थिंग। सेकेंड आर योर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, बट वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 पार्ट्स। वन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, बट दैट एक्सक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस incurred for administration of the factory. This is first. Second, obviously administration overheads incurred for administration of the factory. और उसके बाद थर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको आप लोग ऑफिस या मैनेजमेंट कॉस्ट भी बोलते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। ये तुम्हारे लिए एक सिंगल हेड है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। तो अभी लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर आई हैव गॉट 3 एजेंडास फॉर यू ऑल। अपना नोटबुक्स प्लीज रखना, बिकॉज टाइम फॉर यू ऑल टू बी राइटिंग ऑल्सो समथिंग इन अ नोटबुक। वो वाली चीजें शायद आपके नोट्स के अंदर भी होंगी, बट यू हैव टू बी राइटिंग देम टू गेट कॉन्फिडेंस। ओके, बहुत सारी चीजें वो नहीं लिखनी है, जितनी बेसिक चीजें दैट आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर टिल द टाइम योर CA फाइनल इज नॉट डन, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू बी राइटिंग इन द नोटबुक्स। ओके, तो इस लेक्चर के ना मैं आपके लिए 3 चीजें वो कवर अप कर रहा हूं। फर्स्ट, कॉस्ट शीट देखेंगे। कॉस्ट शीट डिटेल के अंदर देखेंगे, ऐसा डिटेल जिसके बाद यू विल नेवर एवर हैव अ डाउट इन एनी फॉर्मेट, वेदर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स और ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। कॉस्ट शीट के हिसाब से स्टॉक्स वगैरह कैसे वैल्यू होते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा। और कॉस्ट शीट के अंदर जो जो नहीं आता है उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हाय, आई एम अनुज। वी आर स्टार्टिंग विद एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉस्ट शीट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट जो है इज योर फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट। फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर जो कंपनीज कॉस्टिंग फॉलो करती हैं, दे ट्राई टू मेक कॉस्ट शीट एट द एंड ऑफ द ईयर, ताकि उन लोग को एक चीज पता चले कि उन लोग का इस साल का कॉस्ट कितना था। ये जो कॉस्ट उन लोग को पता चल जाता है, उसके हिसाब से दे कैन ट्राई टू टेक देयर डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। डिसीजंस फॉर द फ्यूचर का मतलब क्या होता है? दे कैन स्टार्ट टू बी थिंकिंग, सर नेक्स्ट ईयर अपने को कितना कॉस्ट जो है कंट्रोल करना है, किधर हम लोगों ने ज्यादा खर्चा किया, किधर हम लोगों ने कम खर्चा किया, वेयर डिड वी सेव, वेयर डिड वी इनकर एक्स्ट्रा। So cost sheet basically gives you that information that you all can use in business to a great extent. क्या होता है ना, जब आप बिजनेस चला रहे होते हो ना, you are more in a mood to do your business. You might not look at the cost, but at the end of the year, you should spend some time in looking at this data also. ताकि आप लोग को exactly पता चले इस साल के ना कितना ज्यादा खर्चा हुआ, कितना कम खर्चा हुआ, एसेट्रा एसेट्रा। नाउ हम लोग कॉस्ट शीट के एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ कॉस्ट शीट के अंदर अभी आप लोग को पहले एक काम करना है। जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाऊं, वो आपके नोट्स के अंदर भी है, बट दिस थिंग आई वांट यू ऑल टू कॉपी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करना एंड कॉपी दिस एंटायर थिंग इन योर नोटबुक्स। हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 6A बेसिक कॉस्ट शीट। हेडिंग दो चैप्टर नंबर A, चैप्टर नंबर 6A बेसिक कॉस्ट शीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये वाला जो चीज है आप अभी कॉपी करना, यहां से लेके आपको एंड तक कॉपी करना है। ठीक है, चलिए आप लोगों ने फॉर्मेट जो है कॉपी कर लिया। अभी ना अपने को फॉर्मेट यहां पे कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आफ्टर सम टाइम यू ऑल विल स्टार्ट टू रियलाइज इट्स वेरी इजी। कल हम लोगों ने 6 कॉस्ट किए थे, एक बार जरा याद करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग दैट, यू ऑल नो दैट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसके बाद एडमिन एंड S&D। ठीक है, हम लोगों ने ये वाले 6 एक्सपेंसेस।
शायद ये वाले 6 खर्चे उसी ऑर्डर के ना मैंने आप लोगों को सिखाए, जैसे कंपनी के अंदर ये वाले 6 खर्चों का खर्चा होता है। एग्जाम्पल, आप लोगों को प्रोडक्ट बनाना है, सबसे पहले क्या चाहिए? मटेरियल, फिर क्या चाहिए? वर्कर्स, फिर उसके बाद अगर रॉयल्टी वगैरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको वो भी इनकर करना पड़ेगा। ये वाले गुड्स फैक्ट्री के अंदर बनेंगे तो फैक्ट्री के अंदर रेंटल्स का खर्चा होगा, फैक्ट्री के अंदर वो मैनेजर्स वगैरह होंगे तो उसका सैलरी, उसके बाद वो जो झाड़ू वगैरह मारते हैं वो सारे के सारे खर्चे, फिर उसके बाद इन चीजों के अलावा गुड्स को बेचना भी तो है और एक ऑफिस भी तो होता है। ओके, तो ऑफिस के खर्चे तुम्हारे, उसके बाद जो बेचने के खर्चे, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। ठीक है, हम लोग कॉस्ट शीट के अंदर ये चीजों को एग्जैक्टली वैसे ही अरेंज करते हैं। जब आप लोगों ने कॉस्ट शीट कॉपी किया, आप लोगों को पता चली क्या रहेगा, मैंने बेसिकली यही वाले 6 खर्चे लिखे और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो कॉस्ट शीट से अभी स्टार्ट करता हूं। उसके अलावा कॉस्ट शीट के ना बस एक एक्स्ट्रा चीज आता है, दैट इज स्टॉक। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरे को जरा बोलो एक बात कि कितने टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास? 3 टाइप ऑफ स्टॉक्स, राइट? एक रॉ मटेरियल, एक WIP और एक फिनिश गुड्स। तो बस ये वाले 3 स्टॉक और डाल देंगे। ठीक है, तो 6 कॉस्ट, 3 स्टॉक, तुम्हारा कॉस्ट शीट तैयार हो गया। तो इन दिस केस मेरे को बस तुम लोग को वही चीज सिखाना है कि ये जो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट है ना, ये तुमको क्या बताता है? ये फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट से अपने को क्या क्या इंटरप्रिटेशन मिल सकता है। दिस थिंग इफ यू नो ऑनेस्टली, तुम्हारा अकाउंट्स के अंदर मेनी थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। खासकर तुम्हारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वगैरह है, मेनी थिंग्स इन दिस केस विल स्टार्ट टू बिकम क्वाइट इजी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इन दिस केस विद द कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले ये क्वांटिटी प्रोड्यूस और क्वांटिटी सोल्ड को जाने देते हैं। ठीक है, अभी देखो मेरा एक पीरियड खत्म हो गया। दैट पीरियड कुड बी, मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर के ना तो वो बोला था, दैट पीरियड कुड बी 1 ईयर, 1 मंथ, 1 क्वार्टर, 1 वीक ऑल्सो। ठीक है, कॉस्ट शीट कितने भी पीरियड के लिए प्रिपेयर हो सकता है, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि साल के एंड में ही करने का। यू कैन डू दैट थिंग एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब हम लोग ये वाला कॉस्ट शीट पढ़ रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग दिस पर्टिकुलर कॉस्ट शीट, तो सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कौन सा डायरेक्ट मटेरियल? तो तुम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए 11th स्टैंडर्ड से भी लेके अभी तक यही वाला चीज किया हुआ है सर। जो सबसे पहले आता है दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब क्या होता है कि कितना मटेरियल तुम लोगों ने कंज्यूम किया। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे मिल जाएगा? ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद एड परचेजेस, मैंने ब्रैकेट के अंदर नेट लिखा हुआ, उसका मतलब बोलता हूं, उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। तुम लोग डायरेक्ट मटेरियल को लूजली रॉ मटेरियल बोलोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक का मतलब सबको मालूम है सर, फर्स्ट डे पर मेरे पास कितना स्टॉक था, उसके बाद मैंने और कितना परचेज किया, उसके बाद ये देख लो कि एंड के अंदर क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कितना है। ओके, बाकी जो है तुम लोगों ने कंज्यूम किया रहेगा। कंज्यूम मतलब तुम लोगों ने उस वाले मटेरियल से प्रोडक्शन किया रहेगा, और क्या। नाउ इन दिस केस देयर आर मेनी डाउट्स दैट यू ऑल कैन बी आस्किंग। वो वाले डाउट्स अभी तक के लिए अपने पास रखो तो अच्छा रहेगा। एग्जांपल के तौर पे सर कुछ मटेरियल जल गया तो, फिर उसके बाद कुछ मटेरियल खराब हो गया तो, सर वो सब चीजें आ जाएंगी। मैं इसलिए तुम लोग को बोला दैट आई एम ट्राइंग टू डू द बेसिक कॉस्ट शीट फर्स्ट। पहले बेसिक कॉस्ट शीट वो समझ लेते हैं, एडवांस कॉस्ट शीट विल बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल, उसके बाद एड परचेजेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अच्छा ये नेट वर्ड क्यों आया? नेट वर्ड मतलब नेट के अंदर आप लोग को 2 चीजें एडजस्ट करनी है। 2 चीजें मतलब आप लोगों ने रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, मैंने बल्क के अंदर परचेज किया तो बंदे ने मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट दिया, जिसको हम लोग तुम्हारी लैंग्वेज के अंदर ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, या हम लोग उसको क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं। आपको जो बोलने का है आप बोल देना, वो आपकी मर्जी। ठीक है, या ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, हम लोग 2 चीजें लेस करते हैं। हम लोग जितना भी उसको पैसा पे करने का है उसके अंदर से आप लोग ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट लेस कर लेना। उसके बाद एक और चीज, अगर कभी परचेज रिटर्न्स हुआ तो वो भी लेस कर देना। समबडी कैन बी आस्किंग मी सर ट्रेड डिस्काउंट के बारे में आपने बोल दिया, कैश डिस्काउंट थोड़ी देर के बाद। ओके, वो नोट्स के अंदर आ जाएगा, दैट आई विल टेल यू वेयर। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इन दिस केस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, मैं कुछ भी लिखता हूं, सपोज हमारे पास कलर पेन में लिखता हूं 10 kgs ऑफ रॉ मटेरियल था। ठीक है, 10 kgs ऑफ रॉ मटेरियल था। ये मैंने ना लास्ट ईयर 2 रुपए के अंदर खरीदा था।
ठीक है। लास्ट ईयर मैंने 2 रुपए के अंदर खरीदा था। दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अपने पास यहां पे अमाउंट जो आएगा दिस विल बी 20 रुपीज। जहां पर भी क्रॉस है वहां पर तुम्हारा फाइनल अमाउंट आएगा, ठीक है। ठीक है, सो 10 kgs एट द रेट ऑफ ₹2। अभी क्या हुआ, मैंने इस साल 100 kgs और खरीदा, ठीक है। मैंने 100 kgs और खरीदा। सारा का सारा जो मटेरियल खरीदा बहुत अच्छा क्वालिटी का था, रिटर्न्स वगैरह वो नहीं हुआ। जब मैं इस बंदे से खरीदने के लिए किया था तो बोलता सर हर एक किलो जो है ना वो आपको 4 रुपए का पड़ेगा। मैंने बोला देख मैं बहुत गरीब है, मेरे को थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट वगैरह दे दे, आई विल परचेज इन बल्क। बोलता तुम गरीब कैसे है? मैंने बोला वो बात की बात, थोड़ा सा डिस्काउंट देगा क्या मेरे को? ओके, इफ यू गिव मी गुड डिस्काउंट आई प्रॉमिस आई विल कंटिन्यू टू परचेज वट एवर रिक्वायरमेंट्स यू हैव, whatever requirements I have from you only forever. You will remain my best seller. You will remain my biggest supplier. Okay. बोलता ठीक है साहब, बाकी लोगों को 4 रुपए में देता हूं, आपको 3 रुपए में दे देगा। ओके, मैंने बोला चल ठीक है। ये जो 1 रुपये है ना दिस इज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो 4 रुपया था लेकिन 1 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिल गया, सो देयरफॉर फॉर मी नेट कॉस्ट विल बिकम कितना 3। तो ये वाला जो फिगर है यहां पर कितने रुपीस का आ जाएगा 300, ठीक है। उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, सपोज 10 किलो शुरू में था, 100 किलो और खरीदा, तो इस साल के ना अपने पास कितना माल हो गया 110 kgs। लेकिन साल के एंड में हम लोगों ने देखा कि अपने पास ना 5 किलो अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। सो देयरफॉर 5 kgs इज योर स्टॉक। दिस इज नथिंग बट योर क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले सब लोग मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना, इस साल के अंदर कितना केजीज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ? कंज्यूम 105। 10 शुरू में था, 10 शुरू में था, 100 और खरीद लिया, सो देयरफॉर 110, 5 एंड के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अपने पास यहां पर 105 kgs कंज्यूम हुआ। अभी 105 किलो जो अपना कंज्यूम हुआ वो एक अलग बात है, ठीक है। मेरे को ना उसका इधर कॉस्ट लिखना है, मेरे को उसका इधर क्या लिखने का है? कॉस्ट लिखने का है। अगर मेरे को उसका इधर कॉस्ट लिखने का है तो बेटा मेरे को यहां पर ये वाला अमाउंट भी तो लिखना पड़ेगा। अगर मेरे को ये वाला अमाउंट लिखना है तो बेटा मेरे को यहां पे कुछ ना कुछ 5 kgs को वैल्यू भी तो असाइन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर लेट्स डू वन सिंपल थिंग, रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कोई बोलता है सर इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो गलत चीज है। याद रखना वो चीज तुम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर सुना है, मैं तुमको अकाउंट्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुमको कॉस्टिंग सिखा रहा हूं, ठीक है। वैसे इवन इफ इट वाज फाइनेंशियल अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स, याद रखना वो जो रूल है ना, इट इज टू बी वैल्यूड एट स्टॉक, इट इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। दैट रूल ओनली अप्लाइज टू फिनिश गुड स्टॉक, इट नेवर एवर अप्लाइज टू रॉ मटेरियल, इट डज नॉट अप्लाई टू WIP बिकॉज रॉ मटेरियल और WIP का मार्केट प्राइस कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि आप लोगों ने उसको बेचने के लिए नहीं दिया। सो इवन अंडर फाइनेंशियल अकाउंट्स योर रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज 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 वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है। तो मेरे को 5 किलो वैल्यू करना है एट कॉस्ट, तो बोलते हैं सर कॉस्ट के ऊपर वैल्यू कर दो फिर। ओके चलो ठीक है। तो अभी तुमको एक बेसिक चीज मैं सिखा रहा हूं, ओके। इसके बाद तुमको ये वाला चीज मेरे को कभी सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू ऑल कैन टीच इट टू मेनी अदर पीपल। एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब आप लोग, एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक इधर है ना, क्लोजिंग स्टॉक इधर है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब आप लोग इसके ऊपर देख लो, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, इसके ऊपर मतलब कौन सा कॉस्ट बेटा? परचेज कॉस्ट। लाइफ के अंदर 11th स्टैंडर्ड से लेके आज तक तुम लोगों ने कभी भी रॉ मटेरियल स्टॉक को वैल्यू किया हुआ है, यू हैव ऑलवेज वैल्यू दैट एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट? परचेज कॉस्ट। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, एक सिंपल चीज, रॉ मटेरियल स्टॉक या फिर डायरेक्ट मटेरियल स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब तुम लोग सोचो कि तुम लोगों ने रॉ मटेरियल के लिए क्या खर्चा किया हुआ है। सर रॉ मटेरियल के लिए एक ही तो खर्चा करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा। ओके, तुम्हारे मन में कोई और डाउट है वो थोड़ी देर के ना क्लैरिफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट? सोचने की जरूरत नहीं, कॉस्ट ही टेल्स यू कि कॉस्ट का मतलब उसके ऊपर देख ले, उसके ऊपर जो भी तेरे को दिखेगा वो करेक्ट ही दिखेगा।
रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। रॉ मटेरियल के लिए एक ही तो खर्चा करते हो, परचेज कॉस्ट। ये चीजें यहां सोचते रहो, वरना कॉस्ट शीट के अंदर हम लोग ऑटोमेटिकली वो चीजें उसी के ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट। तो बोलते हैं सर मतलब 5 kgs विल गेट वैल्यूड एट द रेट ऑफ 3। नो, मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने क्या बोला, इट विल गेट वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। तो बोलते हैं सर परचेज कॉस्ट तो 3 है। नहीं बेटा, याद रखना ये 2 भी परचेज कॉस्ट है, ये 3 भी तो परचेज कॉस्ट ही है, बस एक फर्क है। 3 rupees इज परचेज कॉस्ट ऑफ दिस ईयर, 2 rupees is purchase cost of last year. Whether it will get valued at 2 or it will get valued at 3, that depends upon the method that you will follow. लेकिन ₹2 या ₹3 जो है वो कौन सा कॉस्ट है? That is nothing but purchase cost होनी यार। Okay, so 2 rupees and 3 rupees are all your purchase cost। कोई बोलते हैं सर मतलब आंसर तो लिख के दो अभी। Okay, चलो ठीक है, अगर आंसर लिखने का है you will have to tell me, सर कोई मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो तुमको कौन सा मेथड फॉलो करना है? कोई सोचता है सर फीफो मेथड हमको बहुत अच्छे तरीके से आता है, फीफो मेथड फॉलो करते हैं। तो चलो ठीक है, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो दुनिया में पहले आता है वो दुनिया से पहले जाता है। तो 10 किलो शुरू में था, वो तो पहले कंज्यूम हो ही गया रहेगा। उसके बाद ये जो 5 किलो बचा हुआ होगा ये किसके अंदर से होगा? 100। अगर आप लोग ऐसे बात करते हो, दैट टाइम क्लोजिंग स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट व्हाट रेट यार? 3 rupees, ठीक है। बोले सर अगर लीफो मेथड फॉलो करेंगे तो? लीफो मेथड मतलब जो दुनिया में बाद में आया वो बंदा दुनिया से पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर जो भी 5 किलो पड़ा होएगा, किसके अंदर से पड़ा होएगा? 10 kgs के अंदर से। सो देयरफॉर दिस विल गेट वैल्यूड एट 2। बोले सर वेटेड एवरेज सिखाया मेरे को, सर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके ठीक है, तो आप लोग पहले एक काम जरा करो, अगर आपको वेटेड एवरेज मेथड बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग को सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट भी तो निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट आप लोग को लिख के दिखाता हूं। सो देयरफॉर मैंने क्या बोला? 10 kgs एट द रेट ऑफ ₹2। तो ये कितना था? 20, ठीक है। हम लोगों ने 100 kgs यहां पर और खरीदा एट व्हाट पर्टिकुलर रेट? 3। सो देयरफॉर ये वाला जो चीज है ये कितना आ गया? 300। आपके पास यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ा हुआ था? 5 kgs। 5 kgs हैव टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट आप लोग निकाल लो, फिर निकाल लो मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस वेटेड एवरेज कॉस्ट तुम लोग फाउंडेशन के अंदर या फिर 11th-12th के अंदर कैसे निकालते थे? सर टोटल ऑफ द कॉस्ट 320, टोटल ऑफ द क्वांटिटी 110। अपना कैलसी रखो अपने पास, कैलसी लेकर आओ। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है कैसे निकलता है? टोटल ऑफ द अमाउंट डिवाइड बाय टोटल ऑफ क्वांटिटी। तो कैलसी लो, 320 डिवाइडेड बाय 110। तो ये वाला जो नंबर है दिस इज 2.91। आई राउंड इट ऑफ अप टू 2 decimals, 2.91 बस। अभी वेटेड एवरेज मेथड क्या बोल देता है? इसको और इसको क्लब करके एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेना। दैट वेटेड एवरेज कॉस्ट हैज कम टू कितना? 2.91 एंड क्लोजिंग स्टॉक नाउ विल गेट वैल्यूड एट वेटेड एवरेज कॉस्ट ओनली, ठीक है। तो अगर आप लोग वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करोगे तो यहां पर 5 kgs विल गेट वैल्यूड एट व्हाट रेट यार? 2.91, ठीक है। आप लोग को जो मेथड फॉलो करने का है कर लो। चलो जस्ट फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैं फीफो मेथड फॉलो करता हूं, ठीक है। तो यहां पर कितना रुपीस आ जाएगा? 3। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर फिगर विल बी नथिंग बट 15 ओवर हियर, ठीक है। सो देयरफॉर 20 प्लस 300 माइनस 15, ये वाला फिगर यहां पर कितने का आ जाएगा? 305। जस्ट एनी नंबर्स आई एम राइटिंग ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तुम्हारा जो हेड आता है ना, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम विल बी 305 रुपीज, ठीक है। ये पर यूनिट की जो स्टोरी है जो बाजू में चल रही है वो थोड़ी देर के बाद। उसके बाद तुम्हारा यहां पे डायरेक्ट लेबर का खर्चा आ जाएगा। इस साल के अंदर तुम लोगों ने डायरेक्ट लेबर को मतलब तुम्हारे वर्कर्स लोग को कितना पेमेंट किया यार ना, इसके अंदर ना सारे के सारे वर्कर्स मत इंक्लूड करना, सिर्फ वही वाले वर्कर्स इंक्लूड करना जिसको तुम लोग पे करते हो, ठीक है, फॉर डूइंग द प्रोडक्शन। जो बंदा झाड़ू मारता है उसका पगार इधर नहीं आता, जो बंदा फैक्ट्री को साफ सफाई करता है वो इधर नहीं आता, एक बंदा मशीन्स को ग्रीजिंग करता है वो वाला बंदे का पगार इधर नहीं आता। यहां पे वही लोगों का पेमेंट आता है हु आर डूइंग द प्रोडक्शन। माइंड यू वन स्मॉल थिंग, कॉस्टिंग इज प्रिपेयर्ड लाइक अकाउंट्स ओनली इन द सेंस यहां पे डायरेक्ट लेबर का, सपोज आप लोगों ने वर्कर लोगों को 200 रुपया पे किया,
50 रुपया आउटस्टैंडिंग था, अभी तक पे नहीं किया है, नेक्स्ट ईयर के अंदर पे कर दोगे। तो यहां पर ये वाला जो फिगर है कितने का आ जाएगा, 250, दैट्स इट। ओके, तो यू हैव टू बी राइटिंग द अमाउंट दैट इज ड्यू। 200 रुपए पे कर दिया, 50 रुपए कभी ना कभी तो पे करोगे, तो इस साल का एक्सपेंस तो 250 रुपए यहां पर हो ही गया ना, ठीक है। उसके बाद सेम रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी यहां पे रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। ये तीनों चीजों का जो टोटल है, आई हैव कॉल्ड इट एज प्राइम कॉस्ट। In most of the foreign country books, this particular thing is called as direct cost. Okay, I think you all know that. Okay, because we are totaling up direct material, direct labor and direct expenses. ठीक है, चलिए मैं अभी एक काम जो कर रहा हूं, जो भी अभी तक मैंने लिखा है यहां पर वो रब कर रहा हूं, ठीक है। सो डायरेक्ट मटीरियल इज डन, डायरेक्ट लेबर इज डन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डन, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने वो वाला सारा का सारा खर्चा रिकॉर्ड कर दिया है जो आपका फुल्ली वेरिएबल कॉस्ट है, वो वाला खर्चा जो आपका फुल्ली प्रोपोर्शनेट कॉस्ट है, वो वाला खर्चा जो आपका हर यूनिट के लिए लग रहा है। मैं एक यूनिट बनाता हूं तो उसके लिए मटेरियल का खर्चा करता हूं, एक यूनिट बनाता हूं वर्कर को पे करता हूं, उसके बाद एक यूनिट बनाता हूं इन दिस पर्टिकुलर केस, तो मेरा यहां पर प्राइम कॉस्ट, सॉरी मेरा यहां पे वो रॉयल्टी वगैरह का खर्चा होता है। ओके, इन सब का टोटल विल बी कॉल्ड एज विच पर्टिकुलर कॉस्ट यार, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग ओवरहेड्स पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनना। उससे पहले आप लोग को अभी तक मैंने एक चीज जो सिखाई है, जो मेरे को कभी ना कभी आप लोग को लिखवानी है, मैं अभी अभी वो लिखवा देता हूं। ये चीज आपके नोट्स के अंदर है, अगर आप लोगों ने नोट्स को प्रिंट कर लिया है, यू ऑल कैन राइट डाउन ओवर देयर। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज डन एट कॉस्ट। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज डन एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट सर, कॉस्ट का मतलब उसके ऊपर देख लो, उसके ऊपर यहां पर कौन सा कॉस्ट है बेटा, परचेज कॉस्ट। सो रॉ मटेरियल स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट विच पर्टिकुलर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट। अपने नोट्स के अंदर लिख के रखना, रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, ठीक है। चलिए अभी आगे चल रहे हैं। रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट, ठीक है। आगे अभी यहां पर लेट्स गो नाउ टू आवर बेसिक कॉस्ट शीट अगेन। देखो अभी तक हम लोगों ने कॉस्ट शीट के अंदर वो सारे के सारे कॉस्ट कर लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट है। हम लोगों ने एक स्टॉक भी खत्म कर लिया, कौन सा वाला स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट। आगे एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, लेकिन इस फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हम लोग वो वाला खर्चा एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि उसका एक अलग से हेड है कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। वो वाला खर्चा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इनकर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। वो जो मैनेजर का सैलरी वगैरह था, वो जो भी मैंने तब आप लोग को बोला, वो सीसीटीवी कैमरास के ऊपर वो डिप्रीसिएशन, उसके बहुत ज्यादा एग्जांपल्स वगैरह वो नहीं होते, लेकिन वो जितने भी हैं ऑल ऑफ देम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस हेड। तो जो भी आपका यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो आप यहां पे वो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आपको वो मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, कल ना मैंने आप लोग को फैक्ट्री ओवरहेड्स का, ध्यान से सुनना है वाला चीज, कल मैंने आप लोग को फैक्ट्री ओवरहेड्स का मेरे ख्याल से 4 अलग अलग नाम बताया था। फैक्ट्री ओवरहेड्स याद करो आगे सर, वर्क्स ओवरहेड्स, उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, 4 नाम आपको बताए थे। ओके, अकॉर्डिंगली ये जो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है ना, तुम लोग इसके 4 अलग अलग नाम यहां पे बोल सकते हो। कौन से 4 अलग अलग नाम, यहां ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट या फिर ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आपको जो भी बोलना है, ठीक है। इसके बाद इन दिस केस तुम्हारा यहां पर WIP स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा, तुम्हारा यहां पर WIP स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, और उसके बाद तुम लोग को यहां पर क्या मिल जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो अभी तक मैंने डायरेक्ट कॉस्ट लिखे, फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखा, उसके बाद मैंने यहां पे WIP स्टॉक एडजस्ट किया, ठीक है। अभी तुमको बहुत सारी चीजें बताता हूं, सुनो अभी ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा यहां पर सेकेंड स्टॉक आ गया, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। WIP का एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग ये वाला माउस बनाते हैं, वी मेक माउस लाइक दिस, ठीक है। अगर ये माउस पूरा का पूरा बन गया, इट इज कॉल्ड एज फिनिश गुड्स। ये वाला माउस अभी तक पूरा का पूरा नहीं बना, आधा ही बना, इट विल बी कॉल्ड एज WIP। WIP stock is always valued at cost. WIP stock is always valued at cost. कॉस्ट का मतलब सर अभी अभी आपने बोला, कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो,
So WIP stock, this is closing stock of WIP. It will get valued at cost. Okay. It will get valued at cost. Cost का मतलब इसके ऊपर देख लो, इसके ऊपर कौन कौन से खर्चे हैं, इसके ऊपर तुम लोगों ने 4 खर्चे लिखे हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो WIP स्टॉक विल ऑलवेज गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. और कॉस्ट के अंदर कौन कौन से कॉस्ट आ जाएंगे, तुम्हारे वो वाले 4 खर्चे आ जाएंगे. कौन से 4 खर्चे जो WIP के ऊपर लिखे हुए हैं, कौन से 4? DM, DL, DE और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स. दैट एक्सक्लूड्स दैट पर्टिकुलर थिंग दैट यू ऑल आर अवेयर. ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, बराबर से सुनना प्लीज. WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट के ना ये वाले 4 खर्चे आएंगे ना. ये वाली चीजें तुम लोगों को कॉस्ट शीट से पता चलता है, वरना कॉमन सेंस है यार. जरा सोचो, हम लोगों ने आधा माउस बनाया, हम लोगों ने आधा माउस बनाया, ठीक है. दैट आधा माउस हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट. अभी हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई? देख ले कि तूने उस आधे माउस के लिए क्या क्या खर्चा किया है. मुझे सर क्या क्या खर्चा किया है? बेटा कुछ और किया हो या ना किया हो, तूने मटेरियल का कॉस्ट का खर्चा तो किया रहेगा. कोई बोलते सर अगर वो भी नहीं किया तो बेटा फिर वो तेरे को माउस दिखाई कैसे देता है? माउस तभी दिखाई दे रहा है ना जब उसके ना प्लास्टिक है. पूरा प्लास्टिक नहीं है लेकिन प्लास्टिक तो है. सो देयरफॉर WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब आप इसके ऊपर देख लो, तो इसके ऊपर मतलब डायरेक्ट मटेरियल तो आएगा. बेटा अगर मैंने आधा पेन बनाया, उस आधे पेन के अंदर भी प्लास्टिक तो गया ना बेटा. ओके, सो देयरफॉर डायरेक्ट मटेरियल इज ऑब्वियसली इनकर्ड फॉर WIP, राइट. ओके, तेरा मटेरियल का खर्चा WIP के लिए हो रहा है ना. ओके, सो WIP स्टॉक, हम लोगों ने आधा पेन बनाया, उस आधे पेन के अंदर मटेरियल तो होएगा. एक और चीज, लेबर भी तो होएगा. वो आधा पेन भी वर्कर लोगों ने बनाया ना. ओके, तो वर्कर लोगों को वो आधा पेन बनाने के लिए पेमेंट तो किया रहेगा. ये चीजें या सोचते रहो, वरना कॉस्ट शीट तेरे को डायरेक्टली ये वाला चीज बोल देता है थ्रू अ फॉर्मेट. वो क्या बोलता है? WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, तो इसके ऊपर तूने 4 खर्चे लिखे हुए हैं. कौन से 4 खर्चे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. जरा सोचना, ये जो आधा पेन बना, ये जो आधा पेन बना, इस आधे पेन को बनाने के लिए तूने तेरा फैक्ट्री तो यूज किया, तब इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज हो रहा था, फैक्ट्री का तो रेंट वगैरह भी तो पे कर रहा था. जो भी है मतलब तेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा तो हुआ ना यार. ओके, सो WIP स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट मतलब तूने WIP के लिए क्या क्या खर्चे किए हैं. वैल्यूड का मतलब वो ये होता है कि तूने क्या क्या खर्चे किए हैं. तो WIP के लिए तूने क्या क्या खर्चे किए हैं? 4 खर्चे किए हैं. बस वही वाले 4 खर्चे हम लोग यहां पे लिख लेंगे, नथिंग एल्स. सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस WIP स्टॉक, आप लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आओ, नोट्स पे आओ. WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट. कॉस्ट का मतलब इन दिस पर्टिकुलर केस इज, इसके अंदर 4 खर्चे आ जाएंगे. कौन से तुम्हारे 4 खर्चे? एक डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, उसके बाद एक डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा. ठीक है, बस ये वाले तुम्हारे 4 खर्चे आ जाएंगे. ठीक ना, अभी तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर अभी तक हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं? ठीक है, सुनो जरा ध्यान से. तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर वी ऑल हैव रीच्ड टिल नेट फैक्ट्री कॉस्ट. अरे एक मिनट यार, हाँ चलो, वी ऑल हैव रीच्ड टिल हियर. तो अभी तक हम लोगों ने डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट लेबर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया, टोटल करके डायरेक्ट कॉस्ट आ गया, मतलब प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद WIP स्टॉक एडजस्ट किया. ठीक है, इस वक्त अभी मैं ना तुम लोग को नंबर्स दे रहा हूं ताकि मैं तुम लोग को पर यूनिट का फंडा एक्सप्लेन कर सकूं. ठीक है, बराबर से सुनना मैं क्या बोलता हूं, बराबर से सुनना, क्योंकि टाइम फॉर अस टू बी नोइंग अदर थिंग्स ऑल्सो. एज आई एम ट्राइंग टू टेल यू, फर्स्ट 7 लेक्चर्स नो यू विल थिंक दैट कॉस्टिंग इज अ टफ सब्जेक्ट. आफ्टर 7 लेक्चर्स यू विल थिंक इट्स द इजीएस्ट सब्जेक्ट सर. तो सुनो मेरी बात. आगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम अपना पहला आइटम था. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल का जो खर्चा है, जरा सोचो ना, डायरेक्ट मटेरियल के साथ तुम लोग क्या करते हो? इफ आई आस्क यू दैट क्वेश्चन, डायरेक्ट मटेरियल किधर जाता है? कोई बोलेगा सर गुड्स के अंदर जाता है. और किधर जाता है? बराबर है, कौन से गुड्स के अंदर जाता है? तो डायरेक्ट मटेरियल, आई एम सेइंग वन लाइन, ट्राई टू कंप्लीट द अदर थिंग. डायरेक्ट मटेरियल इज इनकर्ड नॉट ओनली फॉर मेकिंग फिनिश्ड गुड्स बट इट इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर मेकिंग, एक और कंप्लीट करो लाइन. डायरेक्ट मटेरियल इज नॉट ओनली इनकर्ड, तुम लोग मटेरियल सिर्फ फिनिश गुड्स के अंदर नहीं जाता है. तुम्हारा जो मटेरियल है सिर्फ फिनिश गुड्स के अंदर नहीं जाता है, एक और चीज के अंदर भी तो जाता है. कौन सी चीज के अंदर? WIP के अंदर.
मटीरियल इज नॉट ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर WIP। अभी अभी तो बोला WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट के ना मटीरियल भी तो आता है ना यार, मतलब मटीरियल का खर्चा WIP के लिए भी तो होता है। तो ये वाला जो मटीरियल का खर्चा है ना, इट इज इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड मेकिंग WIP। एज आई टोल्ड यू, अब मैं तुम लोग को ना यहां पर कुछ ना कुछ नंबर्स दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मैंने ना फर्स्ट कॉलम के अंदर जो क्रॉसेस थे वो निकाल दिया, वांटेड टू बी राइटिंग सम नंबर्स, ठीक है, ध्यान से अभी जरा सुनना। अलग नंबर्स दे रहा हूं, जो पहले दिए थे कुछ और, अभी कुछ और दे रहा हूं। मेरा इस साल का, ध्यान से सुनना, मेरा इस साल का 1000 रुपीज का खर्चा हुआ फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ठीक है, मेरा 1000 रुपीज का खर्चा हुआ फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। लेकिन मटीरियल कॉस्ट इज नॉट ओनली इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स, इज ऑल्सो इनकर्ड फॉर मेकिंग WIP। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस मेरा 100 रुपए का ऐसा मटीरियल और है जो WIP के लिए यूज हुआ। तो अगर कोई भी बंदा मेरे को पूछता है सर इस साल के अंदर आपका मटीरियल कॉस्ट कितना था, तो याद रखना मैं बोलेगा मेरा इस साल का जो मटीरियल कॉस्ट था वो 1100 रुपीज का था, ठीक है। मेरा इस साल का जो मटीरियल कॉस्ट था वो 1100 रुपीज का था, ठीक है। 1000 रुपीज का माल फिनिश गुड्स के अंदर गया, 100 रुपए का माल WIP के अंदर गया। सेम वे मैंने लेबर को 500 रुपया पे किया फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, 50 रुपया और पे किया फॉर मेकिंग WIP। तो अगर कोई मेरे को पूछता है सर इस साल का आपका लेबर एक्सपेंस कितना था, आई विल बी सेइंग मेरा इस साल का जो लेबर एक्सपेंस है वो कितने रुपीस का था, 550 का था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी मेरे को फिर से पूछा सर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा कितना हुआ, तो मैं बोलता हूं 300 रुपए का चलो खर्चा था फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, 30 रुपए का और खर्चा था फॉर मेकिंग WIP, ठीक है। तो मेरा प्राइम कॉस्ट का इस साल का खर्चा विल बी 1800 प्लस 80, इसके अंदर से 1800 रुपए लगा है फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, 30 रुपया लगा है फॉर मेकिंग WIP। आगे चलते हैं। उसके बाद तुम्हारा यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स, मेरा इस साल का 200 रुपया लगा फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, 20 रुपया लगा फॉर मेकिंग WIP। बस आई हैव रीच्ड वेयर एवर आई वांटेड। इस साल का ध्यान से भी जरा सुनना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट का खर्चा 2000 रुपया प्लस 200 रुपया। तो अगर कोई बंदा मेरे को पूछता सर इस साल का आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितने रुपीस का लगा, तो मैं बोलेगा 2200। हम लोग जब भी कॉस्ट के सम स्टार्ट करेंगे थोड़े से लेक्चर्स के बाद, तभी हम लोग मटेरियल 1100 लिखेंगे, लेबर 550 लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 330 लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स 220 लिखेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अब जरा सोच, तूने 2200 रुपया का खर्चा करके क्या क्या बना डाला, सर फिनिश गुड्स भी बनाया, WIP भी बनाया, तो चलो ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP था ही नहीं, इस साल के शुरू में कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं था, तो मैंने नील लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, तो तुम्हारे पास साल के अंदर इनकम्प्लीटेड, साल के एंड में तुम्हारे पास इनकम्प्लीटेड यूनिट्स थे, These incompleted units will get valued at cost. Okay. Cost का मतलब तुम इसके ऊपर देख लो। अभी सब लोग अपने दिमाग में एक चीज वो सोचना, सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट मतलब ये सोच ले भाई कि तूने WIP के ऊपर कितना खर्चा किया है। सब लोग मेरे को एक नंबर अभी बोलो, हम लोगों ने WIP के ऊपर कितने रुपीस का खर्चा किया है इन दिस केस 200। ये 200 खुद ब खुद जरा सोचो, इस 200 के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया 100 रुपए का, 100 रुपया मतलब ये वाला 100 रुपया, लेबर भी आ गया 50 रुपए का, फिर डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट लेबर भी आ गया वो 50 रुपए का, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आ गया वो 30 रुपीस का, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आ गया 20 रुपीस का। सो देयरफॉर अगर कोई तेरे को पूछेगा वैल्यू WIP स्टॉक एट कॉस्ट, तो तू सोच कि तूने WIP के लिए क्या क्या खर्चा किया है। सर महीने ना 200 रुपए का खर्चा किया है, तो बस अब तुमको स्टोरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक क्लियर हो जाएगी। मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP के ऊपर जो भी खर्चा किया था निकाल दिया, ओके निकाल दिया, तो यहां पर क्या बच गया बेटा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, जो कितने रुपीस का आ जाएगा 2000। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूं, ये सारे नंबर्स इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर्स इरेज कर रहा हूं, लेकिन तुम लोग याद रखना मैंने क्या क्या नंबर्स वो लिखे थे, क्या क्या नंबर्स वो लिखे थे। यहां पर 1100 था, आई जस्ट वॉन्ट टू बी राइटिंग वन सिंगल फिगर, यहां पर 550 था, उसके बाद यहां पे 330 था, तो ये वाला फिगर जो थे दिस विल बी 1880, ये वाला फिगर जो था 220 था,
तो ये वाला फिगर 2200 था, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस मैं यहां पर नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गया। अभी सब लोग को मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देने का है, ठीक है, ध्यान से जरा सुन। मेरे को जरा बोलो, ये 1100 रुपए का खर्चा क्या क्या बनाने के लिए हुआ था? सर 1100 रुपए का खर्चा हुआ था फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स, नहीं, फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड मेकिंग WIP। सर डायरेक्ट लेबर भी वही है सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी वही है सर, प्राइम कॉस्ट भी वही है सर, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी वही है सर, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी वही है। ओके, तो यहां तक ऑल द एक्सपेंसेस दैट यू ऑल राइट डाउन, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। इस फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर आप लोग जो भी खर्चे लिखते हो, इस फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर आप लोग जो भी खर्चे लिखते हो, these are incurred for doing two things. These are incurred for which two things? These are incurred for making finished goods and making WIP, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का, तब आप लोग को ना यहां पे पर यूनिट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। पर यूनिट का कॉलम बनाना कोई ग्रेट चीज नहीं है, ओके। पर यूनिट का कॉलम बनाने के लिए आपको बस क्या करना है, आपको सोचना है कि ये वाले जो खर्चे हुए, ये वाले खर्चे किन चीजों के लिए हुए? सर ये वाले खर्चे हुए फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड मेकिंग WIP। तो ये सारे के सारे खर्चे का अगर आपको पर यूनिट लाना है, ठीक है, अगर आपको ये सारे के सारे खर्चों, ये तो टोटल कॉस्ट है, ये तो इस साल की कॉस्ट है, अगर आपको ये वाले कॉस्ट का पर यूनिट लाना है तो आपको सोचना पड़ेगा सर ये वाले खर्चे करके हम लोगों ने किया क्या? सर ये वाले खर्चे करके हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम लोगों ने फिनिश गुड्स बनाया और हम लोगों ने WIP बनाया। तो ये सब चीजों का पर यूनिट निकालने के लिए यू हैव टू बी डिवाइडिंग बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP, ठीक है। तो क्या करो, ये सब चीजों को यहां पर एनक्लोज, एक ऐसे वो ब्रैकेट बनाओ, इधर लिखो, इधर क्वांटिटी produced of finished goods plus quantity produced of WIP। तो जब हम लोग सम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे ना, तब आप लोग को टोटल कॉलम भी बनाना है, आप लोग को पर यूनिट भी बनाना है, ठीक है। तो तब आप लोगों को ना टोटल फिगर्स दी जाएंगी, लेकिन आपको पर यूनिट भी बनाना होगा। अगर आपको पर यूनिट बनाने का है तो आपको ये टोटल फिगर्स को ना आपको कोई ना कोई क्वांटिटी से डिवाइड करना होगा। कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP, ठीक है। यही वाला चीज तुम्हारे नोट्स के अंदर अपने को एक और बार वो लिखना है। पॉइंट नंबर 2 पे आओ, ऑन द नेक्स्ट पेज। तो every expense is dependent upon which quantity? Direct material, direct labor, direct expenses, factory overheads, all of them are incurred for which quantity? They are incurred for, यहां पे अभी लिखना जो वहां पर लिखा है सेम चीज, quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP। तो ये सब चीजों का पर यूनिट निकालने के लिए यू हैव टू बी डिवाइडिंग बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। आई थिंक अभी तक सब कुछ क्लियर ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ यू विल हैव टू आंसर अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर मी। अगर मैं तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन पूछूं, इस साल तूने फिनिश गुड्स और WIP बनाने के लिए कितना खर्चा किया? अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं फिनिश गुड्स और WIP बनाने के लिए कितना खर्चा किया, तो मेरे को जरा बोलो, तुम लोग मेरे को आंसर क्या दोगे? So 2200, okay, that is our total cost incurred for making finished goods and WIP। अब आगे जरा सुनना, तूने क्या किया, जो भी खर्चा WIP के ऊपर था वो यहां पर अटक गया, ठीक है। जो भी खर्चा यहां पे WIP के ऊपर था वो यहां पर अटक गया, जो क्लोजिंग WIP। तो अब सब लोग मेरे को रिप्लाई करना, आई वॉन्ट एवरीबडी टू थिंक इन देयर माइंड एंड स्पीक। तो मतलब ये जो 2000 रुपीज का खर्चा है ये किस चीज के लिए हुआ? ये जो 2000 रुपीज का खर्चा है ये किस चीज के लिए हुआ? सर ये वाला खर्चा
WIP के लिए तो नहीं हुआ सर, ये वाला खर्चा सिर्फ किसके लिए हुआ? 2000 रुपीज इज अ कॉस्ट इनकर्ड ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। जो भी WIP के ऊपर खर्चा था वो तो पिछले स्टेप के अंदर निकल गया ना यार। तो जो यहां पर खर्चा बचा, दैट इज द खर्चा इन दिस केस ओनली फॉर मेकिंग व्हाट? फिनिश गुड्स। सो दिस इज द कॉस्ट, ये 2000 के इधर यहां पे वो लिखेंगे, दिस इज द कॉस्ट दैट इज इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। 3 लाइंस के ना स्प्रेड कर सकते हो, तुमको रीजन 1 मिनट के बाद पता चल जाएगा। जिन 3 लाइंस के अंदर वो मैंने लिखा है उधर ही लिखना। अभी यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। ये वाला पार्ट यहां से स्टार्ट हुआ था नेट फैक्ट्री कॉस्ट से और खत्म हो जाता है इधर। जरा सोचो, आप लोगों ने अभी तक जो भी खर्चे पहले लिखे थे, दोज वर इनकर्ड फॉर फिनिश गुड्स एंड WIP तो बीच में अटक गया। सो 2000 रुपीज रिप्रेजेंट्स अ कॉस्ट ओनली फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। और हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग ना इसी कॉस्ट के अंदर ओके, हम लोग यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऐड कर देंगे। ठीक है, ध्यान से जरा सुनना। अगर कोई मेरे को ऐसा बोलता है सर ये 2000 का पर यूनिट निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, कौन सी क्वांटिटी से? आई हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर। 2000 रुपीज इज अ कॉस्ट दैट इज ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग व्हाट यार? इट इज ओनली इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। ठीक है, उसके बाद ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कुछ भी एक नंबर यहां पर वो डाल देता हूं, कुछ भी एक नंबर से यहां पे 150 डाल देता हूं। ठीक है, तो 150 वाला भी जो खर्चा है 2000 को ही ऐड कर रहे हो। तो इफ 2000 is only incurred for making finished goods, even 150 is only incurred for making finished goods. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर एक टर्म है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद रखना, इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन भी आ सकता है। एक कंफ्यूजन बाद में कभी हो सकता है, अभी तो नहीं होगा। सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के आपने 4 नाम दिए थे, कौन से 4 नाम? नेट फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक और नाम दिया था प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट इधर आता है, दिस टर्म इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये वाले पर यूनिट लाने के लिए, ये वाले पर यूनिट वो लाने के लिए, ये वाले पर यूनिट वो लाने के लिए यू ऑलवेज डिवाइड बाय विच क्वांटिटी बेटा? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। कोई इस वक्त ऐसा सोच सकता है सर आपने ना इनका पर यूनिट लाने के लिए किससे डिवाइड करने का वो बता दिया, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। ठीक, WIP इधर अटक गया। ठीक, उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस ये वाले पर यूनिट, ये 3 पर यूनिट वो लाने के लिए आपने हमको बता दिया डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। कोई बोलता है सर आपने इसके बारे में और इसके बारे में वो नहीं बताया, ये वाले पर यूनिट। अगर आपको ये वाले पर यूनिट लिखना है, मोस्ट ऑफ द बुक्स डोंट राइट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये वाला पर यूनिट कभी लिखने का मन है तो याद रखना आप लोग इसको और इसको, ठीक है, यहां पे तो ओपनिंग स्टॉक मैंने नहीं लिया था वरना हो सकता है, आप इनका पर यूनिट लाने के लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड वगैरह से डिवाइड नहीं कर सकते बेटा। दिस इज WIP स्टॉक, स्टॉक ऑन वन सिंगल डे, या फर्स्ट डे या लास्ट डे, दैट डिपेंड्स अपॉन की ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है। तो आप लोग यहां पर इसको फर्स्ट डे, एक सेकंड मैं फिर से बोलता हूं, दिस इज स्टॉक ऑन फर्स्ट डे और ऑन द लास्ट डे। इन चीजों का पूरे साल की क्वांटिटी प्रोड्यूस वगैरह से कुछ ताल्लुक नहीं है। कोई बोलता है सर फिर इसका पर यूनिट कैसे आएगा? बेटा दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अगर आपको इनका पर यूनिट चाहिए, आप लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की क्वांटिटी से आप डिवाइड कर देना, और क्या। ओके, अगर कोई क्वेश्चन के अंदर WIP का क्वांटिटीज दिया जाएगा तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस हम लोग 200 का पर यूनिट बुलाने के लिए WIP क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये वाले 2 चीजों के बारे में ना मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर कुछ और बताने वाला हूं। ठीक है, कुछ और भी बताऊंगा, आई विल एड ऑन टू व्हाटएवर आई हैव टोल्ड। ठीक है, अभी तक ये जो रोमन नंबर 1 है, इनका पर यूनिट लाने के लिए डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। ठीक है, उसके बाद ये जो रोमन नंबर 2 है, इसका पर यूनिट लाने के लिए यू डिवाइड बाय विच पर्टिकुलर क्वांटिटी, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। यही चीज आपको एक और वे से बताता हूं, जरा सोचो ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कैन नॉट बी इनकर्ड फॉर WIP फॉर वन सिंपल रीजन, इट इज रिटन बिलो WIP।
इफ इट इज रिटन बिलो WIP मतलब इट इज नॉट इनकर्ड फॉर WIP। ठीक है, तो बस आप लोग यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए। एक और काम मेरी तरफ से वो बाकी है, एंड दैट इज आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट राइट नाउ। नेक्स्ट पेज पे जाइएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच आर प्रोडक्शन बेस्ड, जो अभी अभी खर्चा लिखा उसका पर यूनिट लाने के लिए अभी अभी लिखा। मेरे को जरा बोलो, शुड आई डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP? नो, यू शुड ओनली डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, ये जो तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 है ना, ये क्या है? एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेंट ऑन विच क्वांटिटी। हर एक एक्सपेंस किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम्हारे पास 6 खर्चे हैं, तो मैं तुमको 6 कंक्लूजन्स वो लिखवा रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑल ऑफ देम आर इनकर्ड फॉर डूइंग 2 थिंग्स। ये खर्चा करके क्या क्या करते हो? सर फिनिश गुड्स भी बनता है, WIP भी बनता है। सो क्वांटिटी प्रोड्यूस ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, दैट इज ओनली इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, इतना काम तुम्हारा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से जरा सुनना। इसके बाद हम लोग एक और स्टॉक यहां पे एडजस्ट कर देते हैं, फिनिश गुड्स का स्टॉक। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये पहले वाले जो नंबर्स है ना वो यहां पर इरेज कर रहा हूं। सिर्फ 2250 जो है तो वो रहने दूंगा, नथिंग एल्स। ठीक है, सिर्फ 2150 मैं यहां पर तो वो रहने दूंगा। ठीक है, अभी बराबर से सुनना। नाउ इन दिस केस नो 2150 तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था। सब लोग मेरे को जरा बोलना, 2150 रुपीज का खर्चा करके तुम लोगों ने क्या किया? सर फिनिश गुड्स और WIP दोनों बनाया। पागल, WIP नहीं बनाया। WIP के ऊपर जो भी खर्चा किया था वो तो ऊपर अटक गया। तो तूने यहां पर सिर्फ कौन सा खर्चा किया है? सर सिर्फ फिनिश गुड्स का ही खर्चा किया। तो चलो ठीक है, अब ना फॉर द फर्स्ट टाइम मैं तुम लोग को ना कुछ क्वांटिटीज दे रहा हूं। और ये क्वांटिटीज किस चीज का है? मैं तुम लोग को ना फिनिश गुड्स का क्वांटिटी दे रहा हूं, फिनिश गुड्स का। ठीक है, ध्यान से जरा सुनना। यहां पर ब्लैक कलर के अंदर लिखता हूं। ठीक है, बराबर से देखना। मैंने इस साल 50 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाया। कितना यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाया? 50। वो 50 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने का जो कॉस्ट था वो 2150 था। ठीक है, वो 50 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने का जो कॉस्ट था क्या था? 2150। ठीक है, जब अपना ये वाला साल स्टार्ट हुआ था, अपने पास 10 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स पहले से था। ठीक है, तो जब अपना ये वाला साल स्टार्ट हुआ था तो 10 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स अपने पास शुरू में ही था। हम लोगों ने 50 और बनाया तो कितना हो गया? 60। तो 10 शुरू में था, 50 और बना लिया तो कितना हो गया? 60। जब ये साल खत्म हुआ ना, मैंने अपना स्टॉक चेक किया फिनिश गुड्स का। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 8 यूनिट्स का था। कितने यूनिट्स का था? 8 यूनिट्स। तो एक सेकेंड, 10 शुरू में था फिनिश गुड्स का स्टॉक, 50 और बनाया तो कितना हो गया? 60। ठीक है, तो 60 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स अपने पास थे। उसके अंदर से मैंने 8 यूनिट अभी भी अपने पास लास्ट डे पर पड़े हुए हैं, दैट इज माय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अभी भी अपने पास 8 यूनिट पड़े हुए हैं। तो सब लोग मेरे को जरा बोलना, 10 + 50 - 8 विल गिव यू 52। ये 52 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स के साथ क्या हुआ? कुछ ना कुछ तो सोचो। सर ये यूनिट्स बेच डाले सर, बराबर है। तो देखो मैंने यहां पर भी वही लिखा है, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस तो तुमको समझ में आएगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस जब मैं यहां तक पहुंचता हूं I am only talking of which particular quantity sold. I am talking of which particular quantity sold. क्योंकि जो भी गुड्स नहीं बिके उसका तो कॉस्ट यहां पर अटक गया। तो ऑब्वियसली नीचे कौन सा कॉस्ट गया? सर नीचे वही वाले कॉस्ट गए विच कॉस्ट, जो उन गुड्स का कॉस्ट नीचे गया, दोज गुड्स विच आर सोल्ड। ओके, नाउ ऑल दीज थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस। ध्यान से सुनना। शुरू में यहां से लेके यहां तक तुम लोग खर्चे लिख रहे थे फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स एंड WIP। तूने यहां पे आके WIP का खर्चा तो निकाल दिया। तो इस पार्ट 2 ऑफ द कॉस्ट शीट के अंदर सिर्फ कौन सा खर्चा गया? खर्चा दैट इज इनकर्ड फॉर मेकिंग फिनिश गुड्स। फिर तूने
ये दोनों स्टेप्स के अंदर तूने ये दोनों स्टेप्स के अंदर क्या किया सर, जो भी फिनिश गुड्स नहीं बिके उसका कॉस्ट हम लोगों ने इधर अटका दिया, उसका कॉस्ट हम लोगों ने इधर अटका दिया। अगर उसका कॉस्ट हम लोगों ने यहां पर अटका दिया तो अब खुद ब खुद जरा सोचो, नीचे सिर्फ कौन सा कॉस्ट गया यार सर, उन्हीं गुड्स का कॉस्ट गया विच आर सोल्ड। दिस इज योर थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट एंड दिस इज ऑल्सो योर लास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, जहां पर एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर केस इज इनकर्ड फॉर quantity sold of finished goods. This is everything is incurred for quantity sold of finished goods. तो जरा सोचो, इसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस ओवरहेड्स है, इनका अगर कभी पर यूनिट लाना है तो किससे डिवाइड करोगे, क्वांटिटी सोल्ड से। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे भी दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर सेलिंग इट, तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी वही वाले गुड्स करोगे विच आर सोल्ड, ओके, या फिर विच हैव टू बी सोल्ड। तुम लोग उन्हीं कॉस्ट का एडवर्टाइजमेंट करोगे विच आर गोइंग टू बी सोल्ड। दैट विल गिव यू टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। एड प्रॉफिट गेट सेल्स, सेल्स भी तुम लोगों को क्यों मिलता है, बिकॉज यू ऑल सेल। तो ये सारे के सारे खर्चे, इनफैक्ट अभी सिर्फ दो ही खर्चे बाकी हैं यार, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जिसको तुम लोग ऑफिस ओवरहेड्स भी बोल सकते हो, या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ऑल ऑफ देम आर इनकर्ड फॉर विच क्वांटिटी सोल्ड। सो देयरफॉर इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पर तुम लोग पहले ये ना जो पॉइंट नंबर 2 है वो खत्म कर लो, फिर पॉइंट नंबर 1 का अपना एक पार्ट जो है तो वो बाकी रहेगा। एवरी एक्सपेंस इज डिपेंडेंट अपॉन विच क्वांटिटी, तो तुम्हारा जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड से, these come in the first part of the cost sheet, hence they are incurred for quantity produced of finished goods plus quantity produced of WIP, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच आर प्रोडक्शन बेस्ड are incurred for quantity produced of finished goods, क्योंकि वो तुम्हारे सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर आता है। उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर तुम्हारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने ना यहां पे एडमिनिस्ट्रेशन 2 बार लिखा है, वन इज प्रोडक्शन बेस्ड जो ऊपर आता है, वन इज जनरल जो नीचे आता है एसएनडी के साथ, ठीक है। सो देयरफॉर दिस थिंग इज इनकर्ड फॉर, एक सेकंड ब्लू पेन के अंदर वो लिखता हूं, दिस इज इनकर्ड फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्वियसली इनकर्ड फॉर क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये तुम्हारे लास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर आता है, ठीक है। नाउ वन आंसर आई विल वांट फ्रॉम यू एंड आई थिंक सो तुम लोग वो करेक्ट आंसर ही दोगे। मेरा एक स्टॉक बस बच गया, एक स्टॉक। कौन सा वाला स्टॉक सर, ये वाला स्टॉक सर। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब भी कोई स्टॉक वैल्यू करना है, मैंने तुम लोग को एक ही प्रिंसिपल बोला है, एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब उसके ऊपर देख लो, ठीक है। तो फिनिश गुड स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट, ओके, फिनिश गुड स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख लो, इसके ऊपर मतलब अब जरा तुम लोग गिन के बताओ एक बार, फिनिश गुड्स के ऊपर तूने कौन कौन सा कॉस्ट लिखा हुआ है। सर फिनिश गुड्स के ऊपर मैंने 5 कॉस्ट लिखा हुआ है। कौन सा 5 कॉस्ट बेटा, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग वो वाला, और उसके बाद सर एक और एक्सपेंस भी तो लिखा हुआ है, कौन सा वाला, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। सिंपल बात है, फिनिश गुड स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब इसके ऊपर देख ले, इसके ऊपर तूने यहां पर 5 खर्चे लिखे हुए हैं, ठीक है। 5 खर्चे मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद तेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स वो वाला, और उसके बाद ये तेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। ये वाली चीज अगर मैं तुमको कॉमन सेंस से बताऊं, फॉरगेट अबाउट दिस कॉस्ट शीट ऑल्सो, हम लोग ये वाला कैलकुलेटर बनाता है, ठीक है। कैलकुलेटर पूरा बन गया, बिका नहीं, ठीक है। तो अगर बिका नहीं, इट विल बिकम माई क्लोजिंग स्टॉक। दिस कैलकुलेटर हैज टू गेट वैल्यूड एट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट के अंदर कौन कौन सा कॉस्ट आएगा, तो देख लो तुम लोगों ने इसके लिए क्या क्या खर्चा किया। याद रखना ये दोनों खर्चा तो नहीं किया है, क्योंकि ये वाला खर्चा तो फिनिश गुड्स के नीचे आता है। इसके अंदर सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग है बेटा। ये वाले खर्चे तब होंगे जब तू कैल्सी बेचेगा। ये वाला स्टॉक अभी तक बिका तो नहीं है, दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक, सो दीज आर द गुड्स दैट आर नॉट सोल्ड। तो इसके लिए तेरा क्या क्या खर्चा हुआ रहेगा इस कैल्सी के लिए, सर मटेरियल का खर्चा, उसके बाद ये वर्कर लोगों ने बनाया तो लेबर का खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। और जरा सोचो, इसका कोई भी एग्जांपल सोच लो, सैलरी ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर। बेटा ये वाला जो पूरा का पूरा कैल्सी है फैक्ट्री के अंदर ही बनाना, तो मैनेजर का सैलरी भी उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड तो करना पड़ेगा कि नहीं अपने को। सो देयरफॉर इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर
फिनिश गुड स्टॉक विल गेट वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर ऑल योर कॉस्ट विच आर इनकर्ड टिल द टाइम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। टिल द टाइम गुड्स आर प्रोड्यूस्ड मतलब यहां पे तुम्हारे कौन कौन से खर्चे आ जाएंगे लिखना स्टार्ट करो। डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स, और उसके बाद यहां पे ऐसे लिखना एडमिनिस्ट्रेशन ब्रैकेट में प्रोडक्शन, मतलब वो बड़ा वाला नाम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, ये वही है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, तो मैं इस वक्त यहां पर क्या कर रहा हूं, तुम्हारे फर्स्ट कंक्लूजन खत्म हो गया, सेकेंड कंक्लूजन खत्म हो गया। एक बार हम लोगों ने ये वाला जो कॉस्ट शीट है ना पूरा का पूरा वो पढ़ लिया है, तो इस वक्त मैं अभी सब कुछ रब कर रहा हूं, जस्ट ट्राइंग टू सी दैट हाउ मच यू ऑल रिमेंबर। ठीक है, और एक जो यहां पे चीज बाकी रहेगा ओके जो कॉस्ट शीट का, दैट ऑल्सो आई विल बी सेइंग इन दिस लास्ट पार्ट ऑफ माई डिस्कशन। ठीक है, बराबर से सुनना मैं यहां पर क्या बोलने वाला है। इस पूरी कॉस्ट शीट को हम लोग यहां पे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 पार्ट किधर से आए सर? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। उसके बाद एक सेकेंड ना मैं अंडू करता हूं, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट यहां तक। ठीक है, यहां तक यू आर राइटिंग ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP। ठीक है, उसके बाद हम लोग WIP स्टॉक एडजस्ट करेंगे। उसके बाद तुम्हारा सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट विल स्टार्ट। इस सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर यू आर राइटिंग ऑल द एक्सपेंसेस फॉर, अभी तो बोलो, यू आर राइटिंग ऑल द एक्सपेंसेस फॉर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद तुम्हारा फिनिश गुड्स का स्टॉक एडजस्ट हो जाएगा एंड देन यू विल एंटर योर लास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। इस लास्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट के अंदर हर एक चीज विल गेट डिपेंडेंट अपॉन व्हाट यार क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। और तुम लोग को ना यहां पे नाम से भी पता चलेगा, जरा सोचो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, उसके बाद ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, फिर से नाम पढ़ो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिके उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो भी गुड्स बिके उसका कॉस्ट। यहां पर तुम्हारा सेल्स आ गया, चलो वो कॉस्ट नहीं है, वो तो रेवेन्यू का आइटम है, बट स्टिल इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट पर्टिकुलर पार्ट यार, इन दिस केस क्वांटिटी सोल्ड ऑफ फिनिश गुड्स। अभी तुमको एक चीज बता रहा हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज, जब भी कॉस्ट शीट दुनिया के अंदर स्टार्ट हुए थे, जब भी कॉस्टिंग स्टार्ट हुआ था, तब वो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही होता था, क्योंकि एम ऑफ कॉस्टिंग इज कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन फिर कोई बंदे ने वो सोचा चलो यार सेल्स भी डाल देंगे तो प्रॉफिट भी मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, सो देयरफॉर वी ऑल स्टार्टेड टू बी डूइंग दैट। ठीक है, अभी मेरा क्या क्या बच गया था इस कॉस्ट शीट के अंदर, मेरा काम एक बच गया था, ये जो टोटल नंबर्स हैं अगर इनका पर यूनिट लाने का है, यू डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स प्लस WIP। ठीक है, अगर ये दोनों का पर यूनिट लाने का है तो इसको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP की क्वांटिटी से डिवाइड करना, क्योंकि दिस इज द कॉस्ट ऑफ दैट ओनली। इसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की क्वांटिटी से डिवाइड कर देना, तो तुमको उसका पर यूनिट मिल जाएगा। अगर नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, ICA नहीं निकालता है। ठीक है, अगर निकालने का मन है तो आप लोग को अगर WIP का क्वांटिटीज दिया जाएगा, क्योंकि दिस इज द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, तो उसका पर यूनिट लाने के लिए उसी से डिवाइड करेंगे। दिस इज द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो पर यूनिट लाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP की क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। डिट्टो द सेम रूल अप्लाइज ओवर हियर ऑल्सो। कोई ऐसा मेरे को पूछ सकता है सर ये वाला जो पर यूनिट है, ये वाला जो पर यूनिट है सर, ये कैसे लेके आए, कौन सी क्वांटिटी से डिवाइड करें? तो बेटा माय आंसर इज वेरी सिंपल, दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। करेक्ट, दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये उसका कॉस्ट है, तो पर यूनिट लाने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। सेम वे दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो पर यूनिट वो लाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। ठीक है, अगेन ये भी कंपल्सरी नहीं है, ICA कभी कभी ये वाला काम कर देता है, वो लोग पर यूनिट लिख देता है, कभी कभी वो लोग नहीं लिखता है। ठीक है, वी कैन राइट डाउन ऑल्सो, वी माइट नॉट वो राइट डाउन ऑल्सो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और हम लोगों ने यहां पर 3 स्टॉक्स किए। रॉ मटेरियल स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। रॉ मटेरियल स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कौन सा कॉस्ट यार? परचेज कॉस्ट। WIP स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP इधर है,
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर कौन से कॉस्ट आएंगे? 4 कॉस्ट आ जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक। फिनिश गुड स्टॉक इज ऑल्सो वैल्यूड एट कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर यहां पे कौन से कॉस्ट आ जाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, बस इसके साथ तुम्हारा कॉस्ट शीट जो है खत्म हो गया। एक चीज तुम ही लोग मेरे को बोल सकते हो, यहां पे नेट वर्ड का मतलब क्या होगा? मैंने यहां पे सेल्स के ब्रैकेट के अंदर नेट वर्ड लिखा हुआ है, तो नेट का मतलब क्या होगा? सर नेट का मतलब अगर हम लोग जब भी गुड्स बेचा तभी डिस्काउंट दिया, क्वांटिटी डिस्काउंट, तो वो लेस करेगा, और कुछ सेल्स रिटर्न हुआ तो वो भी लेस करेगा। परफेक्ट। जो परचेज के अंदर नेट वर्ड दिया था, सेम थिंग अप्लाइज टू यहां पे सेल्स नेट ऑल्सो। ठीक है, आई थिंक दिस इज ऑल वेरी क्लियर। आवर जॉब इज ऑल टुगेदर डन ओवर हियर। ठीक है, तुम्हारे नोट्स के अंदर क्या क्या काम खत्म हो चुका है? कंक्लूजन्स फ्रॉम कॉस्ट शीट के अंदर पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया, पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया। पॉइंट नंबर 1 वाज ऑल अबाउट स्टॉक्स, पॉइंट नंबर 2 वाज हर एक एक्सपेंस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अच्छा, यहां पर एक दो चीजें जो बच गई वो मैं तुम लोग को अब बोल देता हूं। ठीक है, नाउ दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3 इज सुपर इंपॉर्टेंट। ओके, कॉस्ट शीट के अंदर मैंने जो तुम लोग को हेड्स दिए ना, दीज आर द ओनली हेड्स विच आर देयर। लेकिन बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो इन हेड्स के अंदर क्लासिफाई नहीं हो सकते। वी से दीज आर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल इनकम्स, और ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या इनकम्स कॉस्टिंग के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, ये वाली चीजें कॉस्ट शीट के अंदर नहीं आती हैं। नाउ ध्यान से जरा सुनना, अगर मैं तुमको कभी भी ऐसा बोलूं, हम लोगों ने लोन लिया, ठीक है, हम लोगों ने लोन लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अभी इंटरेस्ट को यार मैं किधर क्लासिफाई करूं? वो ना मटेरियल है, ना लेबर है, ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ना फैक्ट्री के अंदर खर्चा हो रहा है, ना ऑफिस के अंदर खर्चा हो रहा है, ना ही इन दिस पर्टिकुलर केस वो यहां पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वी से ऐसे एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, एंड दीज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डू नॉट कम इन कॉस्टिंग। ऑल्दो इंटरेस्ट के बारे में ना आईसीए ने बीच में कुछ नोटिफिकेशन वगैरह दिया, लेकिन वो चीज मैं एडवांस कॉस्ट शीट के अंदर कवर अप करूंगा, अभी नहीं कवर अप करूंगा। तो तुम्हारे लिए टिल द टाइम आई टेल यू ऑल फर्दर, एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, क्योंकि वो किधर भी क्लासिफाई नहीं हो सकते। ये चीज तुमको बहुत लोग बता देंगे, मैं तुमको कुछ और बताता हूं। वाई इंटरेस्ट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। ठीक है, वाई इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, एंड आई विल गिव यू सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। तुम लोग कॉस्टिंग क्यों करते हो? सर हम लोग कॉस्टिंग करते हैं फॉर कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, अगर तुम लोग यहां पे कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करोगे, यू विल बी कॉल्ड एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट। वो मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर के ना बोल दिया था। वेन यू आर अ कॉस्ट अकाउंटेंट, योर जॉब इज टू कंट्रोल द कॉस्ट। देर आर सम कॉस्ट दैट यू कैनॉट कंट्रोल. Interest is one among them. You cannot control amount of interest. You are a cost accountant. This doesn't come into your duty also. These expenses in reality, which a cost accountant cannot control, are going to be called as financial expenses. Interest उसका काम नहीं है. Interest comes because we want to be taking a loan. लोन लेना या नहीं लेना वो कॉस्ट अकाउंटेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ही नहीं आता. वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है? वो फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है. जो बंदा फाइनेंस से संभालता है कि यार लोन लेने की जरूरत है कि नहीं है. सो दैट इज वाई वी ऑल से कि कॉस्टिंग के अंदर ऐसी चीजें मत डालो. एक और एग्जांपल जो मैंने यहां पे नहीं लिखा लेकिन अभी लिख देता हूं, टैक्स. आप लोग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, लेकिन पीएनएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स. टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया. अभी टैक्स जो है एक कॉस्ट अकाउंटेंट डिसाइड नहीं कर सकता कि टैक्स कितना होना चाहिए. ओके, वो तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं और तुम्हारा जो टैक्स कंसल्टेंट होगा वो वाला बंदा डिसाइड करेगा कि टैक्सेस जो है कितना पे करने का है. ओके, इन दैट पर्टिकुलर केस टैक्स इज अगेन कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंस. ऐसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटेंट की ड्यूटी के अंदर ही नहीं आते, हेंस दे आर एक्सक्लूडेड. एक और चीज ये भी जरा ध्यान से सुनना. मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, मैंने एक मशीन खरीदी.
हर साल यूज करता गया, उसका डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएगा। मैंने कंप्यूटर खरीदा, उसका डेप्रीसिएशन ऑफिस एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। मेरे पास डिलीवरी के लिए ट्रक है, उसका डेप्रीसिएशन जो है वो एसएनडी के अंदर आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों एसेट्स के ऊपर डेप्रीसिएशन रिस्पेक्टिव ओवरहेड्स के अंदर आ जाएगा। सीसीटीवी कैमरा जो फैक्ट्री के अंदर है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन उसके अंदर आएगा, उसके अंदर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ये सारी चीजें पुरानी हो गई, मैंने बेच डाली तो मेरे को लॉस हुआ। सच लॉसेज आर कॉल्ड एज कैपिटल लॉसेज। ये वाले लॉसेज रोज नहीं होते, दीज आर वन टाइम लॉसेज। ऐसे लॉसेज आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग बिकॉज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कैन नॉट कंट्रोल सच थिंग्स। So therefore, loss on sale of fixed assets या investments, these are also treated as financial expenses. तो financial expenses के तुम्हारे लिए 3 या 4 एग्जाम्पल, इंटरेस्ट देता हूं, टैक्स देता हूं, टैक्स मतलब इनकम टैक्स। किसी को बहुत ज्यादा वो नॉलेज है सर जीएसटी वगैरह किधर आएगा, बाद में वो आ जाएगा कभी ना कभी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, इन दिस केस दीज आर अगेन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस तुम्हारी कॉस्ट शीट के अंदर ही नहीं आता, मैंने तुमको कॉस्ट शीट के अंदर ये सब कुछ कभी सिखाया ही नहीं, ठीक है। आज तुमको कॉस्ट शीट वो सिखाया, वहां पे इंटरेस्ट के बारे में बात ही नहीं किया क्योंकि ऑल दीज थिंग्स डू नॉट कम इन कॉस्टिंग, ठीक। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, ये भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ही है। सेम वे फाइनेंशियल इनकम्स लाइक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, एग्जांपल के तौर पे तूने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया, गुड्स बनाया, गुड्स बेचा, तेरा सेल्स हुआ, बहुत प्रॉफिट आया, बहुत प्रॉफिट आया। मैंने वो वाला जो अपना पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर डाला या फिर उससे एक और प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट के ऊपर दी, तो तुमको डिविडेंड आएगा, तुम लोगों को इंटरेस्ट आएगा। ओके, मैंने एफडी बना दिया, मेरे को इंटरेस्ट आया। ये सब चीजें जो तुम लोगों को प्रॉफिट, ये जो तुमको एक्स्ट्रा इनकम वगैरह ये आ रहा है ना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हेंस दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग। These are not included only anywhere, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट का ये चीजों के अंदर कोई रोल ही नहीं बनता। ओके, सो देयरफॉर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी कॉस्टिंग के अंदर नहीं आते, फाइनेंशियल इनकम्स भी कॉस्टिंग के अंदर नहीं आती। पॉपुलर एग्जांपल इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। उसके बाद जैसे कैपिटल लॉसेज नहीं आते, कैपिटल रिसीट्स भी नहीं आता, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट डू नॉट कम इन कॉस्टिंग, ठीक है, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4 तुम लोगों को बोल दिया है, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। यहां पर जानबूझ के मैंने एक और चीज वो लिखा, एंड इन अ सिमिलर मैनर, यहां पे जरा लिखो, इन अ सिमिलर मैनर कॉस्ट अकाउंट्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड on accrual basis। I think accrual basis का मतलब सब लोग को मालूम है, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह है तो वो सब कुछ भी ऐड करना, ठीक। उसके बाद फॉलो मेथड लाइक फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओके, दैट इज वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। नेट सेल्स का मतलब यू ऑल नो नाउ, आफ्टर रिड्यूसिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिड्यूसिंग सेल्स रिटर्न। उसके बाद इन दिस केस पॉइंट नंबर 7 नेट परचेजेस का मतलब आफ्टर रिड्यूसिंग ट्रेड डिस्काउंट and in this case purchase returns, that also you all are aware। और पॉइंट नंबर 8 जो है अभी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जब भी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ऑन कॉस्ट शीट तब हम लोग यहां पे पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। दिस थिंग इज ऑल टुगेदर डन, ठीक है। अपना जो ये वाला काम है ये हो गया। आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने कॉस्ट शीट का एक्सप्लेनेशन किया, अपने को बहुत ज्यादा टाइम लगा। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपको कुछ याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन करेंगे, यू विल रिमेंबर इट फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो, यू ऑल कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, हम लोगों ने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट किया, कॉस्ट शीट से हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ कंक्लूजन्स निकाले, 2 टाइप ऑफ कंक्लूजन। एवरी एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर विच क्वांटिटी, हम लोगों ने वो वाला चीज निकाला। एवरी स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब क्या वो मैंने तुम लोगों को वो लिखवा दिया पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और इनकम्स कॉस्टिंग के अंदर नहीं आते, मैंने तुम लोग को वो भी लिखवा दिया। और उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 जो काफी छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी कंपेयरिंग दिस कॉस्ट शीट का फॉर्मेट विद योर फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्योंकि कई लोग इस वक्त ऐसे सोच रहे होंगे, सर फाइनेंशियल अकाउंट्स के अंदर भी तो हम लोग ऐसा टी फॉर्मेट के अंदर प्रॉफिट वगैरह निकाल लेते हैं,
सर ये भी तो वही है, ये आपने स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर तो वो बना दिया, वो चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात कर लेंगे, ठीक है। हाय गाइस, वेलकम टू द टिप ऑफ द डे। हर चैप्टर के एंड में और हर चैप्टर के हर लेक्चर के एंड में देयर विल बी टिप्स प्रोवाइडेड। 15 चैप्टर्स, आई हैव गॉट 15 टिप्स फॉर यू ऑल, और हर लेक्चर के एंड में ऑफ द सेम चैप्टर सेम टिप विल बी देयर, ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर भी रहे। टुडे वी आर गोइंग टू बी हैविंग द फर्स्ट टिप and something for me that is most important. Marks and your time that you devote to your studies are not proportional to each other. कई लोग 16 घंटे पढ़कर भी पास नहीं होंगे, कई लोग 8 आवर्स पढ़ के भी रैंक लेकर आ जाएंगे। It is not dependent upon how God gifted intelligence is. It is all about what your concentration level is whenever you are trying to be studying. जो भी पढ़ाई करो अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके करो। इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे इन लाइफ इन ट्राइंग टू इंप्रूव योर सेल्फ। 8 आवर्स, कट योर सेल्फ आउट फ्रॉम मेनी थिंग्स। अगर आप 8 आवर्स का टारगेट रखे हुए हो तो 8 आवर्स बाकी चीजों की तरफ मत सोचो। तुम्हारा फ्रेंड्स कितना पढ़ाई कर रहा है, नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या मूवी आ रही है, कीप ऑल दोस थिंग्स असाइड। It is 8 hours that you are going to be giving to your studies per day. If you are going to be giving for 8 hours, more the better. लेकिन more के चक्कर के अंदर अपना quality of concentration खराब नहीं करो। Study in a wiser way. जितना पढ़ाई करते हो उतना अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। Honestly, for me, 8 to 10 hours is more than enough for you all to be getting a rank also. It's only that how you are spending those 8 to 10 hours without talking to your friends for anything except the doubts. You are not keeping your phone with you and trying to have the distractions. So 8 hours to 10 hours continuously या फिर in breaks, whatever your mind allows. लेकिन अच्छे तरीके से उतना पढ़ाई कर लो, that should be sufficient enough. This is my first tip of the day. This tip usually is there for those students जो लोग हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। This is the answer to all those students. Thank you guys. I'll see you all with the tips of the day now in chapter number 2. Bye.